स्टार्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो हमने बहुत पढ़ लिया कि क्या होता है, रोजगार तो हमने देख लिया कि क्या है जो हमारे बस की हो नहीं रहा है। अब देख लेते हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए क्या है। ठीक, सो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लोग काम करना चाहते हैं, काम करने लायक भी हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने लायक भी हैं। अच्छा, अब सभी हैं। एट प्रिवेलिंग वेज रेट, जो पैसा मिल रहा है, जो वेज रेट अवेलेबल है, उस वेज रेट पे, उस दिहाड़ी पे काम करना भी चाहते हैं, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी ना दो तरीके की और हो सकती है, वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली। वॉलेंटरली का मतलब है हम अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हो। कैसे? जैसे सीजनली वॉलेंटरली अनएम्प्लॉय, पीछे पड़ गई हो तो मैं किसी ना किसी के। देखो क्या होता है, हमारी जैसे मम्मियाँ हैं, ठीक है, वो हाउसवाइफ है। अब वो अगर हाउसवाइफ है, हालांकि हाउसवाइफ बोल नहीं सकते, होम मेकर बोलना पड़ता है, ठीक है, तो वो लोग हो सकता है एबिलिटी भी रखते हो काम करने की, लेकिन वो काम करना नहीं चाहती, विलिंगनेस नहीं है। लेकिन देखो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में मैंने दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, विलिंगनेस और एबिलिटी। ये दोनों ही है आपके पास, तब भी आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप अनएम्प्लॉयड हो। कौन से वाले? इनवॉलेंटरली, अपनी इच्छा से नहीं हो आप, आपकी इकोनॉमी आपके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। लेकिन वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जॉब है, काम मिल रहा है, काम करने लायक भी हो तुम, लेकिन तुम काम करना नहीं चाहते, तो उसे बोलते हैं वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ आ गई बात? तो जब भी हम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर हम तो काम करना चाहते हैं, हम काम करने लायक भी हैं जो प्रेजेंट वेज रेट है उसके ऊपर, लेकिन हमें काम मिल नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास तीन तरीके की है, ओपन, डिस्गाइज्ड और सीजनल। तो पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को देख लेते हैं। ओपन एम्प्लॉयमेंट करता तो आपको यही वाला सेम मिलेगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एबल हो, विलिंग भी हो, एबिलिटी भी रखते हो, विलिंगनेस भी रखते हो काम करने की, पर काम नहीं मिल रहा आपको। आप प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो कि आज ही मिल जाए तो आज ही काम करना हम शुरू कर देंगे, लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है। ठीक, तो ये तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्गाइज का मतलब होता है यहाँ पे छुपी हुई बेरोजगारी। आप एम्प्लॉयड हो यहाँ पे, लेकिन आपके उस एम्प्लॉयमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा। जरूरत से ज्यादा लोग जहां काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर ऐसा एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। सपोज करो कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, उस पीस ऑफ लैंड में 3 वर्कर काम करेंगे तो ठीक है, 3 वर्कर काम करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन 3 की जगह पर वहां पर 5 वर्कर काम कर रहे हैं और उन 2 एक्स्ट्रा की वजह से प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा। भाई हमने ये पढ़ा था 11th क्लास में प्रोडक्शन फंक्शन में कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। याद है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड कीपिंग फिक्स फैक्टर कांस्टेंट। वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ाते जा रहे हो, लेबर आपकी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लैंड तो एक ही है। और उससे क्या होता है फिर? टोटल प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्टिविटी स्टार्टिंग में तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट हो जाती है और एट द एंड फॉल हो जाती है। भाई आपके पास फैक्टर तो एक ही है ना, फिक्स फैक्टर। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है यानी कि जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी है वो कैसी रह जाती है? 0। भले एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, आपको तो लग रहा है हम काम कर रहे हो, बट आपके काम करने का इकोनॉमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है और आप बाकी 3 को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये ज्यादातर आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगी। अगर हम 1950s की बात करें तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर में जितने भी लोग काम कर रहे थे उसका 1/3 पार्ट डिस्गाइज्ड था। सपोज करो कि अगर 90 लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? 30 लोग डिस्गाइज्ड हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट का फायदा ही क्या है? कुछ भी नहीं। तीसरा होता है सीजनल, जो तुम्हारे मामा है। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये जनरली एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो कब अराइज होता है? जब आपका काम ऐसा है जो सीजन वाइज होता है, आप जो सीजन के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे आप कोई ऐसी वेजिटेबल ग्रो करते हो जो सीजन वाइज आती है, या आप ऐसे कपड़े बनाते हो जो सीजन वाइज आते हैं,
ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा काम तो ज्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। अब ऐसा क्या होता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है तो जिस टाइम पे आपका जिस चीज का सीजन है आप वो काम कर रहे हो। अब आपके पास सपोज करो साल के 4 महीने या 5 महीने काम नहीं है, तो काम की तलाश में हो सकता है आप अर्बन एरियाज में माइग्रेट होकर चले जाओ। फिर जब आपके खुद के काम का सीजन आएगा तो आप वापसी आ जाओगे। जैसे कि अगर आपको रेनी सीजन का वेट है कि रेनी सीजन आएगा तो आपकी हार्वेस्ट होगी, मतलब तब आप कल्टीवेट कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, जब तक रेनी सीजन नहीं आता तब तक आप किसी और जगह पे माइग्रेट करके चले गए, वहां अपना कुछ काम किया, फिर वापसी आ गए। तो इस तरीके से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट चलता है। तो ये 3 तरीके के हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बाद अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और कैसी आवाज के साथ, दबी हुई आवाज के साथ। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में ये तो पढ़ लिया कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास। हमारे पास कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट थी, 3 तरीके की, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इन अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, क्या कारण है इनके पीछे। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई हमेशा हमें यही देखने को मिलता है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसके बढ़ने का जो रेट, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो है, बहुत कम रेट से बढ़ती है। हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है बट कम रेट से होती है। अब क्या कहेंगे हम इसको कि देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जिस रेट से बढ़नी चाहिए उसका जो पेस है वो पेस बहुत कम है ग्रोथ रेट के साथ। क्यों? क्योंकि हमने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जॉबलेस ग्रोथ का। हमने ये तो पढ़ा कि जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन वो बढ़ती हुई जीडीपी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही, यानी कि ग्रोथ तो है लेकिन जॉबलेस है, जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो ऐसी ग्रोथ का हम क्या करेंगे जो लोगों को रोजगारी नहीं दे पा रहा हो। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस पेस के साथ इंक्रीज नहीं हो रही जिस पेस के साथ हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिला कि अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट रीजन है इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, इसका जो रेट है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जिस रेट से बढ़नी चाहिए उससे ज्यादा है। भाई देखो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, जितने लोगों के लिए हमने क्रिएट किए उतने लोग और आ गए। भाई पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है ना लगातार, तो यहाँ पर हमारे पास उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी रेट से हमारी वर्कफोर्स बढ़ रही है। भाई हमारी जो बढ़ती हुई वर्कफोर्स है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं हमारे पास पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। अब पॉपुलेशन का रेट जब तक हाई रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी नहीं हो पाएगी। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों एक साथ चलते हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ती चली जाएगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, और जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा उतनी ज्यादा पॉवर्टी फैलेगी। ठीक है, तो ये आपस में लिंक्ड चीजें हैं, लिंक्ड इश्यूज हैं। जब तक एक इशू खत्म नहीं होगा तब तक ये बाकी के इश्यूज करेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। हमारा जो एग्रीकल्चर है अब वो बहुत सारी वर्कफोर्स को लेके बैठा हुआ है। बहुत सारी वर्कफोर्स को लेके बैठने के बावजूद कुछ खास नहीं है। हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पढ़े उसमें से 2 अनएम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर की थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कहने को आपने लोग लगा रखे हैं काम पे लेकिन उन लोगों का कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। वो लोग क्या प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, हमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव आ रही है उनकी वजह से और बाकियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो भी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि एग्रीकल्चर की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग जो काम पे लग गए ना एग्रीकल्चर पे, उससे लैंड के ऊपर प्रेशर आ गया है। भाई जरूरत से ज्यादा लोग काम करेंगे तो प्रेशर तो क्रिएट होगा ही। पुराने मेथड इस्तेमाल करते हैं। आज भी बहुत जगहों पर इरिगेशन के लिए, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो इरिगेशन के लिए मॉनसून पर डिपेंड करते हैं। उनके पास नहीं है वो जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो उनके पास नहीं है, वो अभी भी पुराने आउटडेटेड मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आउटडेटेड मेथड का इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी ना, तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है हमें रूरल एरियाज के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा वहीं पर ही है। उसके बाद फॉल्टी प्लानिंग एंड इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के यहाँ प्लानिंग नहीं होती। इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए सॉल्यूशंस नहीं निकाले जाते, बिल्कुल निकाले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उन प्लानिंग के अंदर ना लूप होल्स रह जाते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। हम प्लानिंग कर तो लेते हैं लेकिन उसके भाई फॉर्मुलेशन तो हमने कर लिया बट इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपकी प्लानिंग के अंदर ये जो फॉल्ट्स हैं
ये हमें आगे जाके परेशान करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर नहीं करते हो, फंडिंग नहीं आ पाती है उतनी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इनसफिशिएंट है, मतलब जो हमें पावर फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, रोड्स चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए कुछ हमें चाहिए। तो ये जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट है, भाई आपको लोगों को रोजगार देना है, तो रोजगार देने के लिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट हमारे पास उनको प्रोवाइड कराने के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये भी एक मेजर रीजन है। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। अब बहुत सारी गवर्नमेंट ने ना स्कीम चालू कर रखी है, अभी कुछ स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट स्कीम चालू करी, लेकिन वो स्कीम ना ऑन पेपर ही रह गई। बहुत सारी वो स्कीम्स ऑन पेपर ही रह गई, 1-2 साल उस पर काम होता है, किसी पे 3-4 साल काम हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है किसी कोई देखने नहीं गया उन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि जो उन स्कीम्स की प्लानिंग थी ना वो इल थी। इल का मतलब क्या है यहाँ पे? बीमार। अब बीमार का मतलब क्या हुआ कि कोई दवाई नहीं खिला रहा ना उन्हें। भाई आपको जब कमी दिखी, आप कोई भी स्कीम आप चलाओगे, देखो परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, हम ये नहीं कहते कि कोई स्कीम अगर गवर्नमेंट चलाए तो भाई वो परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट कुछ नहीं होता। आपने स्कीम चलाई, बट आप टाइम टू टाइम देखो तो सही कि उस स्कीम की वजह से कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है, या जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं अपनी स्कीम में भी कभी कभी चेंजेस कर दो। ये थोड़ी कि आज से जो स्कीम आपने 20 साल पहले चलाई थी वो अभी 20 साल बाद भी चलेगी। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, चीज़ें बदल रही है नहीं बदल रही है, तो बदलने के साथ साथ आपको स्कीम भी बदलनी चाहिए ना, तो वो बदल ही नहीं रहे हैं पूरी तरीके से। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको स्कीम्स के बारे में ही नहीं पता, तो वो उसका बेनिफिट ही नहीं उठा पा रहे। तो ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये भी एक कारण है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम है हमारा। हम यहाँ पर लोगों को वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। यहाँ पर आप लोगों को सफिशिएंट एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ना, हमने यही तो सुना है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो भाई जब आप पढ़ोगे तो आप ना सोर्सेज ढूंढोगे पैसे कमाने के। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे, एजुकेशन लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सोर्सेज दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको और भी जरिए बताएगी कि इधर से भी पैसा आ सकता है, इधर से भी पैसा आ सकता है वहीं पे। और एक सोचने समझने की जो एक क्षमता होती है ना, वो एक एजुकेटेड पर्सन की ही ज़्यादा होती है, लाइफ में जो डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए भी। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया कि भाई हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, क्योंकि वही डिफेक्टिव है, वो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा। देखो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन है ना वो जॉब ओरिएंटेड भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होता कि हम यहाँ हमने पढ़ाई अपनी खत्म करी और वहाँ हमारे सामने जॉब है। ऐसा बहुत रेयर लोगों के साथ होता है। हम लोग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर हमें ये बताया जाता है, इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, वो कहते हैं ना हम आपकी प्लेसमेंट करा देंगे, बट देखो गारंटी कहीं भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपकी जॉब, यहाँ आपकी पढ़ाई खत्म हुई और उधर आपको जॉब मिल गई, ऐसे कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो हमारे ना एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो हमें जॉब प्रोवाइड करे, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये एक प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है कि एक तो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा है लेकिन उसका जो पेस है वो कैसा है, स्लो है। उसके अलावा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर इतने सालों से इतनी वर्कफोर्स लेके बैठा है, लेकिन तब भी वो अंडर डेवलप्ड की सिचुएशन में है, क्योंकि वहां पर छुपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, वहां हमारे पास छुपी हुई बेरोजगारी है। फॉल्टी प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग में गलतियां हैं, आपकी प्लानिंग में फॉल्ट्स हैं जिसको आप करेक्ट नहीं कर रहे हो। तो जब तक उसे करेक्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इनसफिशिएंट है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा उन फैसिलिटीज को, आपको फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा है वो। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग है, आप लोगों को स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन उसके अंदर भी कमी है, सफिशिएंट नहीं है। वो जो स्कीम्स आपने चला रखी है वो सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम जब तक सही नहीं होगा तब तक आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी भी नहीं। ठीक है।